Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikhapuri and in this session we will discuss about important MCQs of Transfer of Property Act 1882. हम आज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बहुत ही ज़्यादा जो मेजरली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू कि सिर्फ एमसीक्यूज हम ऐसा नहीं होगा, हमेशा मैं कहती हूँ कि बस क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसा नहीं होगा। विद एक्सप्लेनेशंस, मतलब जो जो एक तरह से ये टॉपिक आपके कवर होते हैं। प्री का क्वेश्चन तो आपका हो ही जाता है पक्का, लेकिन आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसका भी आपका एक पूरा टॉपिक बन जाता है। उस तरह से हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करें टीपीए की, आपके सामने ये पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से ट्रांसफर हो रहा है घर का, घर की चाबियां दी जा रही हैं किसी को। तो टीपीए बात ही इस बारे में करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में बात करता है, ठीक है। देर आर डिफरेंट एक्ट्स। एक तरह से हमारे पास 3 एक्ट्स हैं जो अलग अलग वे में बात करते हैं। अगर हम टीपीए की बात करें तो हमारा टीपीए बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में, फ्रॉम लिविंग पर्सन फ्रॉम लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, ठीक है। एक जीता जागता इंसान और दूसरा जीता जागता इंसान है, उसके ट्रांसफर के बारे में बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इस लिविंग पर्सन में हमारी कंपनी भी आ जाती है, पार्टनरशिप, ये सब भी आ जाती है, राइट। अब हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर आप पूछोगे मैम मूवेबल प्रॉपर्टी किस एक्ट में बात होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी टू लिविंग फ्रॉम लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। कहां पर होती है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। लॉ, जो लॉ स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट्स है, वो इसको सोगा भी बोल देते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बात होती है। अब बात आती है कि फ्रॉम डेड टू लिविंग पर्सन। अब ऐसा भी तो होता है ना, विल देख लीजिए, ठीक है। तो जो डेड अगर पर्सन है कोई, वो लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो वो किस एक्ट में आता है? तो वो जनाब हमारा पाया जाता है इंडिया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है। वो आता है हमारा सक्सेशन एक्ट में आती है ये बातें, राइट। तो इस तरह से काम होता है। ये दीज आर डिफरेंट एक्ट्स जो बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में, बट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज ही हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब एमसीक्यूज की बात करते हैं, बट फर्स्ट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा मध्य प्रदेश जुडिशरी के लिए प्रीलिम्स 2022 की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसमें आपको टोटल टोटल 7 मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड द अमाउंट इज वेरी लो, दैट इज 499 रुपीज में आपको पूरे का पूरा मॉक्स मिल रहे हैं, 7 मॉक्स मिल रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज्यादा बूस्टअप होने जा रही है। हमारे टॉप लीगल फैकल्टीज ने हमारा ये जो टेस्ट है वो क्रिएट किया है। सो प्लीज चेक इट आउट। आपको कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाता है लिंक, ठीक है। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, इवन करियर पर्सपेक्टिव से भी रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है, तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन दीज साइट्स। आप इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मेरी पीडीएफ मिल सकती है, ट्विटर और लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन टू और मोर पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, neither thing or both things being money, only the transaction is called, ठीक है। अब यहां पर क्या बात की गई है कि ए पर्सन है और वो ट्रांसफर कर रही हैं बी पर्सन को कोई भी चीज, लेकिन उस चीज में से किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी चीज में मनी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर मनी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या वो एक ट्रांसफर है, क्या वो एक एक्सचेंज है, क्या वो लीज है, क्या वो इविक्शन है? प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। आप मुझे इसका करेक्ट आंसर दीजिए, फिर इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। मनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही हैं चीजें। अब वो चीजों में से कुछ भी मनी नहीं है, तो ये क्या होता है? तो देखिए द करेक्ट आंसर इज ए, बी ऑप्शन, दैट इज एक्सचेंज। यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब इसको एग्जैक्ट अच्छी तरह से बात करते हैं। देखिए एक्सचेंज में क्या होता है, ए पर्सन और बी पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, ये भी प्रॉपर्टी और ये भी अपनी प्रॉपर्टी एक दूसरे को दे रहे हैं।
कि लीजिए मेरा घर मुंबई में है तो मुंबई वाला घर आपके नाम, आप मुझे अपना दिल्ली वाला घर दीजिए। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है? एक्सचेंज। कोई चीज एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है? मनी नहीं है यहाँ पे इन्वॉल्व। अब देखिए देर आर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन टीपीए। अगर और ये जो एक्सचेंज है वो हमारा सेक्शन 118 ऑफ टीपीए में बात करता है, 1882। अब हम देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें देख लेते हैं। देखिए गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है। मतलब ए पर्सन यहाँ पर बी पर्सन को कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मतलब कोई मनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो एक तरह से जनरल जनरल फॉर्म में ये क्या होता है? गिफ्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ये भी एनालाइज होता है कि जो बी पर्सन है, जो ले रहे हैं गिफ्ट को, उनको वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, राइट। तो गिफ्ट क्या हो गया? विदाउट कंसिडरेशन हो गया। सेल में कंसिडरेशन होती है। सेल क्या होता है? कि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो और आपने पैसा लिया, तो वो आपने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, सेल आउट कर दिया। एक्सचेंज क्या होता है जनाब? एक्सचेंज जो हमने अभी पढ़ा कि इसमें आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, एक पर्सन एक अपनी प्रॉपर्टी, दूसरा पर्सन दूसरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। इसमें कभी कभी मनी भी बीच में आ जाता है, बट अलोंग विद द प्रॉपर्टी। अब मानो कि ये ए पर्सन है, उनका 20 लाख का घर है, ठीक है, और ये बी पर्सन है, उनका 17 लाख का घर है। अब ए पर्सन चाह रहे हैं कि मुझे आप अपना घर दीजिए, ठीक है, बी को कह रहे हैं। लेकिन बी कहते हैं कि सर मेरा तो जो है वो 17 लाख का घर है, आपका तो 20 लाख का घर है। अब जो बाकी की रकम, तो यहाँ पर जो बाकी की मनी होगी वो आप वाया कैश भी दे सकते हो, जो 3 लाख रुपए बचे। इसको भी क्या ही कहा जाएगा? इसको भी एक्सचेंज ही कहा जाएगा, क्योंकि बेसिक तो आपने एक तरह से प्रॉपर्टी ही एक्सचेंज की ना, और वैल्यू को बैलेंस किया। अब वैल्यू तो अब 20 लाख जो दे रहा है अपने घर का, ठीक है, 20 लाख वाला घर, वो 3 लाख का घाटा तो नहीं झेलेगा ना। तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नोन है, व्हाट इज नोन एज एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडिस embodies in section 52 of TPA. TPA 1882 pertains to bona fide purchase, public policy, auction, sale, none of the above. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। अच्छा पहले एक बार बात ही कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडिस। लिस पेंडिस प्रिंसिपल होता क्या है? देखिए लिस पेंडिस प्रिंसिपल होता है कि अगर कोई भी केस लिटिगेशन में चल रहा है, बस पेंडिंग, एक तरह से बस अभी मैं इतना सा ही आपको बताऊंगी, फिर अच्छे से एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी जो प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडिस होता है वो होता है कि कोई भी लिटिगेशन है वो पेंडिंग चल रही है, केस आपका पेंडिंग चल रहा है कोर्ट में, उसको क्या कह दिया जाता है? लिस पेंडिस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, लिस पेंडिस, लिटिगेशन पेंडिंग। अब इसका मुझे करेक्ट आंसर दीजिए कि क्या पर्टेन करता है प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडिस? बोनाफाइड परचेज, पब्लिक पॉलिसी, ऑक्शन, सेल और नन ऑफ द अबव। कहां पर ये अप्लाई होता है बेसिकली? चलिए मुझे बताइए कि क्या है ये, कि सिर्फ एक बोनाफाइड परचेज पे ही अप्लाई होगा, पब्लिक पॉलिसी पे ही होगा, ऑक्शन सेल पे ही होगा, या फिर नन ऑफ द अबव? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो बन जाता है बी ऑप्शन, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। चलो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हमें बहुत अच्छे से इस प्रिंसिपल को देखना पड़ेगा। सेक्शन 52 में क्या बात की गई है ये सब देख लेते हैं। देखिए टीपीए जो है ना भरा पड़ा है डॉक्ट्राइन से, प्रिंसिपल से भरा पड़ा हुआ है। तो डॉक्ट्राइन्स और प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अब लिस पेंडिस का मतलब हमने देख लिया कि कोई भी केस जो है वो पेंडिंग है हमारे कोर्ट में। अब देखिए क्या लिखा है, मीन्स अ सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज एन एक्शन विच इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट। द डॉक्ट्राइन इज इनरिच्ड अंडर सेक्शन 52 ऑफ द टीपीए। 52 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू। चलिए अब देखिए लिस पेंडिस पता चल गया आपको। अब सेक्शन 52 क्या कहता है कि अगर कोई भी केस किसी भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो उस जो भी उस केस में जो प्रॉपर्टी मेंशन की गई होगी, ठीक है, उसको आपने ट्रांसफर नहीं करना है। चलो एग्जांपल लो, ये हमारे ए भैया हैं, ये हमारे बी भैया हैं, इनका झगड़ा हो गया आपस में एक इस घर से रिलेटेड, ठीक है, ये इनका पुश्तैनी मकान होगा और इस घर से रिलेटेड इनका झगड़ा हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये चले गए हमारे कोर्ट में। कोर्ट में इस घर को लेके चलेगा कि इसका टाइटल जो है मेरा बनता है, ए बोल रहे हैं इसका टाइटल मेरा बनता है। तो अभी केस में तो कोर्ट में तो केस चल रहा है। अब सेक्शन 52 क्या कहता है कि जब तक इस घर के टाइटल के रिलेटेड जो केस है वो चल रहा है, तब तक कोई भी पार्टी, ईदर बी नॉर बी, ठीक है, नॉर ए नीदर बी, क्या नहीं करेंगी? इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करेंगी किसी भी पर्सन को, ठीक है।
कुछ भी नहीं करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि क्या है जनाब, अभी केस चल रहा है, अभी हमें क्या पता कि किसका टाइटल आएगा किसका नहीं टाइटल आएगा, और आप इसको चल दिए ट्रांसफर करने में। तो यहाँ पर सेक्शन 52 सीधे बात करता है कि अगर कोई भी केस चला, देखिए दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर जुडिशरी एस्पायरेंट्स, फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो। वाई? बिकॉज ये आए दिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आए दिन जो है वो क्या होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, यही जो क्वेश्चन है उनमें ही कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई भी केस टाइटल उसका पड़ा हुआ है, ठीक है, कि क्वेश्चन में है कि क्या वो घर ए का है या फिर बी का है, तो इनमें से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं करेगा कि इस घर को बेच के आ जाएगा, इसका टाइटल आप ट्रांसफर कर दोगे, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। यही हमारा एक जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है, और लिस्ट पेंडिंग होती है क्या है, पेंडिंग लिटिगेशन की, पेंडिंग लिटिगेशन है यहाँ पर, तो सेक्शन 52 के अंदर डील करती है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि ये किसको पर्टेन करती है, तो क्या ये बोनाफाइड परचेज ही को ही पर्टेन करती है, मतलब बोनाफाइड परचेज कि आपने बस घर लिया और आप उसके एक बोनाफाइड परचेज ही हो गए, तो सिर्फ क्या आप पर ही ये अप्लाई करेगी, या फिर ऑक्शन सेल? ऑक्शन सेल मतलब, ऑक्शन सेल का आपको पता होगा कि कोई भी चीजें जो होती हैं उनको ऑक्शन कर दिया जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे लोग बैठे होते हैं और बोली लगाई जाती है, इस तरह से ऑक्शन सेल होती है। तो क्या सिर्फ उसी प्रॉपर्टी पर ये चलेगा, ठीक है, या फिर किसी में भी नहीं, या फिर ये एक पब्लिक पॉलिसी है? तो दिस इज अ पब्लिक पॉलिसी, ये एक पब्लिक पॉलिसी है कि कोई भी पर्सन अगर केस लेकर आता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा, उस प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं आप छेड़ सकते। दिस इज व्हाट यू नोन एज, ठीक है, लीज पेंडिस इस तरह से अप्लाई होता है, सभी जगह अप्लाई होता है, पब्लिक पॉलिसी है एक तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज पार्टली ट्रू और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है, देखो अब ना अगर आप ऐसे पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो बहुत टेक्निकल है, बिकॉज ये बेयर एक्ट लैंग्वेज है। तो बेयर एक्ट लैंग्वेज अगर ऐसे पढ़ते हो तो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बात क्या कर रहा है। बात क्या कर रहा है, ए पर्सन है, ए पर्सन ने अपना घर क्या दिया, लीज पे दिया है बी पर्सन को। ठीक है, लीज पर तो दिया है, बट इनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें लिखी गई हैं। ठीक है, कुछ बातें लिखी गई हैं कि ये जो जो क्लॉजेस हैं वो बी को क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। इसी क्लॉजेस अगर ये पूरे होते हैं तभी ये लीज चलती रहेगी। लेकिन क्या हुआ, बी ने इनमें से कोई भी क्लॉज क्या कर दिया, क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, कि नहीं माना। ठीक है, तो अब ए के पास क्या राइट है, ए के पास राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर वापस आ सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, री एंट्री कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। आपने अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन, इवन पोजेशन केस में भी, कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी और को दिया, लेकिन आपने कोई क्लॉज डाला उसमें, मतलब ए पर्सन कह रहा है बी पर्सन को, राम श्याम को कह रहे हैं कि देखो मैं कुछ टाइम के लिए अपने देश से बाहर जा रहा हूँ, तो 5-6 महीनों के लिए ये जो घर है वो आप रख लीजिए, लेकिन इस घर का पूरा ध्यान रखना है, इस घर में आपने पार्टीज नहीं करनी है, ये सब कुछ क्लॉजेस मेंशन कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो बी है, जो श्याम है, वो वहां पर पार्टी कर रहे हैं, घर को उन्होंने तबाह करके रख दिया, तो यहाँ पर ए पर्सन का राइट बनता है ना कि वो अपने घर पे वापस आए, री एंट्री का राइट है ना, क्योंकि ही इज द ओनर। बट ये राइट क्या है, एक पर्सनल राइट है। जो ए वापस आ रहे हैं, री एंट्री कर रहे हैं इस घर में, वो एक इनका पर्सनल राइट है, और वो पर्सनल राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, वो ये वाला राइट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते कि सी को बोल दिया कि आप एंट्री करके आओ वहां पे, ऐसा नहीं हो सकता। ये वाला आपका पर्सनल राइट है, आप एंट्री करिए। ठीक है, लीज के केस में ऐसा हो गया। तो अब बताइए, अब तो मैंने आपको प्लीज आंसर ही बता दिया, अब मुझे बताइए इसका ये जो हमने लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगा। अब मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट, आपका राइट था री एंट्री, क्यों? क्योंकि ब्रीच हो गई, आपने कोई कंडीशन लगाई थी, उसको तोड़ दिया गया, अब आपके पास राइट आ गया री एंट्री का। कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन, ये अब राइट जो आप एंट्री एंट्री कर रहे हो, ये राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं होगा एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय, कि जो ओनर होंगे उनका ही राइट है कि वो वापस आ सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं, किसी और को ये राइट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, और नन ऑफ द अबव। आंसर बता दिया मैंने आपको इसका। चलिए अब मुझे इसका आंसर दीजिए, आप दीजिए अब आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए हमारा जो बात भी की गई है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू, सेक्शन 6B में ये बात करता है, एक्सेप्शन टू जनरल रूल दैट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड में बी ट्रांसफर्ड। मतलब यहाँ पर एक जनरल रूल क्या है,
जनरल रूल ये है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो ट्रांसफर होंगी, ठीक है, लेकिन उनके एक्सेप्शंस क्या हैं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो ट्रांसफर नहीं होंगी। तो सेक्शन 6 ऑफ टीपीए बात करता है उनके बारे में, सेक्शन 6 क्लॉज 1। और यहाँ पर सेक्शन 6 क्लॉज बी में ये वाली बात की गई है जो अभी हमने ये री एंट्री वाली बात की, ठीक है, कि ये जो राइट है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारी सारी की सारी बात चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration, then the transfer shall not be voidable, void, valid, none of the above। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट लैंग्वेज है, तो बेयर एक्ट लैंग्वेज है तो टेक्निकल होगा। तो बात क्या करता है ये? बात करता है यहाँ पे एक बहुत ही अलग सा वर्ड आया है, और वो कौन सा वर्ड है? लेट मी चेंज द पेन तो आपको पता लगेगा। यहाँ पर वर्ड आया है हमारे पास ये क्या है? ऑस्टेंसिबल ऑनर क्या होता है? ऑस्टेंसिबल ऑनर का मतलब कि देखिए ये एक प्रॉपर्टी है और ये है ए पर्सन। अब ए चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये प्रॉपर्टी कहाँ रह गई? इंडिया में ही रह गई। अब क्या हुआ जनाब? अब ए पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा जिम्मा, अपने प्रॉपर्टी का जिम्मा दे दिया बी पर्सन को जो इंडिया में रहते हैं, कि आप मेरी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, ये आपके पास अब जिम्मा, इसका ध्यान रखो, बेचो, जो मर्जी करना है करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो बी पर्सन है ना, ही इज द ऑस्टेंसिबल ऑनर। ये क्या बन जाते हैं यहाँ पे? ऑस्टेंसिबल ऑनर बन जाते हैं। अब अगर ये ट्रांसफर करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी क्या नहीं होगी? आंसर आएगा अब इसका। बताओ, ये क्वेश्चन में पूछा है कि अब ये पर्सन जो है, ऑस्टेंसिबल ऑनर जो है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या नहीं होगी? क्या वो वॉइडेबल नहीं होगी? क्या वो वॉइड होगी, वॉइड नहीं होगी? क्या वो वैलिड नहीं होगी? क्या वो नन ऑफ द अबव? चलिए मुझे बताइए। तो एग्जैक्ट जो बेयर एक्ट लैंग्वेज एग्जैक्ट क्या बात करता है कि शैल नॉट बी वॉइडेबल। ऐसा नहीं हो, वॉइडेबल क्या होता है? मतलब कि उसको वॉइड किया जा सकता है, कि ये ट्रांजैक्शन जो है उसको वॉइड कर देंगे, मतलब खत्म कर दिया जा सकता है, कि माना ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होगा, ये माना जाएगा, क्योंकि ऑस्टेंसिबल ऑनर के पास सारे के सारे राइट्स दे कर गया है, जो पर्सन इंटरेस्टेड था, जिस पर्सन का, और उसने पूरा कंसेंट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑस्टेंसिबल ऑनर के पास पूरा राइट है कि वो ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी को। तो दिस इज द सिनेरियो। और ये कहां पर आता है? ये सेक्शन 41 बात करता है। सेक्शन 41 ऑफ द एक्ट सेट्स आउट दैट व्हेन अ पर्सन एक्ट्स ऑन एक्सप्रेस और implied consent of person who is interested in an immovable property, the person who acts on such contents is the ostensible owner of the property। कि जिसको कंसेंट दिया गया वो पर्सन अब कुछ भी एक्ट कर रहा है, तो वो पर्सन कौन है? ऑस्टेंसिबल ऑनर है। और उसके पास क्या है? हैज ऑल द इंडिका of proprietorship like the option to title, ownership, archives and so forth, he can move the property for thought to the transferee। ट्रांसफरी को वो प्रॉपर्टी क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। एंड ये ट्रांसफरी क्या हो गया? एकदम से आपके आ जाएगा कि ए पर्सन अगर बी पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो ए यहाँ पर ट्रांसफरर है, ठीक है, और बी यहाँ पर क्या है? ट्रांसफरी है, राइट। तो यहाँ पर ये सारा ऑस्टेंसिबल ओनर पता लग गया कि जिस पे जिम्मा छोड़ के गया है, जो रियल ओनर है वो, ठीक है। तो वो अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर रहे हैं, उनके पास राइट टू टाइटल भी आ जाता है। तो इस तरह से ये सिचुएशन चल गया। नेक्स्ट आ जाइए, वेयर रेंट इज एक्सेप्टेड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट टू इजेक्ट द लेसी ऑन ग्राउंड ऑफ फॉरफीचर, सच एक्सेप्टेंस इज अ फॉरफीचर, वेवर ऑफ फॉरफीचर, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, इज अ ट्रांसफर ऑफ लीज। अब फिर से कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये क्या आ गया। तो पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? फॉरफीचर का मतलब कि आपने कोई भी एक्ट कर दिया जिसकी वजह से अब, मतलब आपने शायद रॉन्ग डूअर एक्ट, मतलब कुछ गलत एक्ट भी कर दिया जिसकी वजह से आप किसी भी चीज में अगर इंटाइटल्ड थे, तो वो राइट क्या है? आप खो चुके हो, ठीक है। वो राइट क्या कर दिया आपने? खो दिया, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया, तो ये होता है फॉरफीचर, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कि जहां पर भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, पहले इसका मुझे आंसर कीजिए। वेयर रेंट इज एक्सेप्टेड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट टू इजेक्ट द लेसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉरफीचर, कि आपने क्या किया था? सूट आपने फाइल किया था, किसके ऊपर? लेसी के ऊपर। यू वर द लेसर, आपने लीज की थी अपनी प्रॉपर्टी लेसी को, ठीक है। और लेसी ने क्या किया? आपने लेसी पर सूट लगाया कि क्या इन्होंने क्या किया है? फॉरफीचर किया है,
ठीक है, इन्होंने फॉरफीचर किया है, कुछ ऐसा काम किया है, वो हम देखेंगे कंडीशंस की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने की होंगी जिससे इनका फॉरफीचर हो गया। तो आपने ग्राउंड फॉर फॉरफीचर का इन पर सूट लगाया, लेकिन आपने क्या किया, इस लेसी से रेंट एक्सेप्ट कर लिया। रेंट एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो आप इसको क्या कर रहे हो, इजेक्ट, इसको बाहर निकालने के लिए आपने ग्राउंड लगा दिया कि देखिए फॉरफीचर हुआ है यहाँ पे, इसको बाहर निकालो। लेकिन जब लेसी आपको रेंट दे रही है, ठीक है, तो आप वो एक्सेप्ट कर ले रहे हो। तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्टेंस हुई वो क्या हुई, वो एक फॉरफीचर हुई, या फिर वेवर ऑफ फॉरफीचर हुई, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, या फिर ट्रांसफर ऑफ लीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो बन जाता है बी ऑप्शन, दैट इज वेवर ऑफ फॉरफीचर। कि आपने वेव ऑफ कर दिया अपना ये फॉरफीचर वाला ग्राउंड, फॉरफीचर वाला राइट। वेवर का मतलब वेव ऑफ करना, मतलब आपने निग्लेक्ट कर दिया, आपने छोड़ दिया उसको, वेव ऑफ, टाटा बाय बाय, वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, फॉरफीचर का क्यों, क्योंकि आपने रेंट ही एक्सेप्ट कर लिया। ये तो आपने मतलब आपने एक एक्ट कर लिया ना कि आप भी टेंटेड हो कि चल तू रहे यहाँ पे, जब आपने रेंट ही ले लिया। अब आप पे क्या लग जाता है, स्टॉपर लग जाता है। स्टॉपर का मतलब कि आपने कोई चीज एक्सेप्ट कर ली, अब आप मुकर नहीं सकते उसके बाद में कि नहीं नहीं अब इस पे इन पे फिर से फॉरफीचर का ग्राउंड लगाइए। आप वो वेव ऑफ कर चुके हो, आप ये जो आपको राइट मिला था फॉरफीचर का। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एनालाइज करता है, बट इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं कि सेक्शन 111, सेक्शन 111 में बात की गई है टीपीए के में, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, कि लीज को कैसे डिटरमाइन किया जाना चाहिए। तो उसके क्लॉज में बात की गई है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज बाय फॉरफीचर, कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट कर देता है लेसी, ठीक है, जैसे ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, आपने अपनी लीज के कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन लगाई होगी, उसको उन्होंने तोड़ दिया, या फिर डिनाइल ऑफ द लैंडलॉर्ड्स टाइटल, आपका ही टाइटल, लैंडलॉर्ड का ही टाइटल को क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि आप तो लैंडलॉर्ड हो ही नहीं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन केस द लेसी बीइंग जज्ड इन्वॉल्व इंसॉल्वेंट, कि अगर जो लेसी है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इन तीनों कंडीशंस पे आप उन पर क्या लगा सकते हैं, फॉर फीचर लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर फीचर का ग्राउंड लगा सकते हैं कि आप इनको, इन लेसी को इजेक्ट कीजिए क्योंकि इन पे फॉर फीचर का ग्राउंड लग रहा है, क्योंकि या फिर तो इन्होंने कंडीशन को, जो एक्सप्रेस कंडीशन थी उसको ब्रीच किया, या फिर लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई कर रहा है, या फिर इंस्टॉलमेंट हो गए हैं। ठीक है, ये तो हमारा सेक्शन 111 क्लॉज जी बात करता है। अब सेक्शन 112 बात करता है कि ये जो आपको राइट मिला गया था फॉरफीचर का, आपने इसको वेव ऑफ कर दिया बाय बाय जो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि आपने रेंट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिनेरियो इस तरह से बात करता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इनवाइज्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ टीपीए। पार्ट परफॉर्मेंस जो डॉक्ट्राइन है, मैंने अभी आपको पहले भी बोला टीपीए इज फुल ऑफ डॉक्ट्राइन्स, डॉक्ट्राइन से भरी पड़ी हुई है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है वो किस सेक्शन में आती है, सेक्शन 52, सेक्शन 53A, सेक्शन 53 और सेक्शन 54। एक बात देख लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस होती क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आप जो हैं, ए पर्सन है, ए पर्सन ने अपना घर जो है वो बेचा बी पर्सन को, और कितने रुपए में बेचा, 30 लाख रुपए में बेचा। ठीक है, 30 लाख रुपए में बेचा। अब बेच रहे हैं, अब जो बी पर्सन है वो क्या कहते हैं कि सर देखिए एट अ टाइम अभी मेरे पास 30 लाख रुपए ही नहीं है, अभी मेरे पास कितने हैं, 50 लाख रुपीज है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, 50 लाख रुपीज दे देता हूँ, और हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक हम क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसमें हम ये बात लिख देते हैं कि हाँ जी मैंने आपको 15 लाख रुपीज दे दिए हैं, जब बाकी के जो 15 लाख जो बचे हुए हैं वो जब मैं आपको दूंगा तो मेरी रजिस्ट्री आप कर देना। तो ए भी यहाँ पर मान गए, जिन्होंने घर बेचा वो भी मान गए कि ठीक है सर, हम एक एग्रीमेंट प्रॉपर लिख लेते हैं ये बात को कि आपने मुझे 15 लाख रुपए दे दिए हैं, जब आप मुझे बाकी के 15 लाख रुपए दोगे तो मैं रजिस्ट्री कर दूंगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट होने के बाद जो बी जनाब है हमारे, वो बढ़िया घर में पोजेशन ले लेते हैं, घर में कब्जा कर लेते हैं, मतलब घर में चले जाते हैं रहने। इतनी सिचुएशन अभी तक समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये जो हमारे बी पर्सन थे, बी पर्सन क्या हुए, मिले हमारे सी पर्सन से, और सी पर्सन ने इसी घर का इनको ऑफर कर दिया 60 लाख रुपीज का, कि मैं आपसे ये घर खरीदना चाहता हूँ 60 लाख रुपए में। अब यहाँ पर बी पर्सन जो है उनका तो माथा खिनक गया, उन्होंने बोला कि मैंने तो सेम घर 30 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, और यहाँ पर तो ये तो मुझे 60 लाख रुपया दे रहा है। तो यहाँ पर बी क्या कर रहे हैं, बी ने ए को बोला कि आप मेरे घर से निकलिए, क्योंकि अभी तो आपकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई, अभी तो ये आपके नाम ही नहीं है घर। ठीक है, आप यहाँ से निकल जाइए, मेरे को आपको घर नहीं बेचना। यहाँ पर ये बात हुई। अब यहाँ पर जो ए पर्सन है वो क्या करें,
उन्होंने 15 लाख रुपए दिए हैं, वो अब उस घर में रहना चाहते हैं, पोजेशन करना पे रहना चाहते हैं, तो अब वो क्या करें? तो अब उनके पास प्रोटेक्शन दी गई है। ये हमारा हो गया एक पार्ट परफॉर्मेंस, कि इन्होंने क्या किया, पार्ट परफॉर्मेंस। 15 लाख रुपए तो दे दिए थे ना, आधी परफॉर्मेंस तो कर दी थी ना, और पोजेशन में रहने चले गए, तो ये एक तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है। अब मुझे बताओ कि यहां पर इनको प्रोटेक्शन दी गई है, किस सेक्शन के अंडर प्रोटेक्शन दी गई है, कि वो अब कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर, ये जो बी पर्सन है उनको रोकिए मुझे घर से बाहर निकालने में, मैंने घर से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि मैंने पार्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर कर दी है। ये अब कहां पर आपको प्रोटेक्शन मिली गई है? सेक्शन 52 में, सेक्शन 53 ए में, सेक्शन 53 में, या फिर सेक्शन 54 में? चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए, मुझे जल्दी से बताइए। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है वो बन जाता है सेक्शन 53 ए। ठीक है, सेक्शन 53 ए में आपको प्रोटेक्शन दी गई है ये वाली, कि अगर पार्ट परफॉर्मेंस हो जाती है, आपने एग्रीमेंट किया था, उसका आधा अपनी चीज कर लिया और पोजेशन में आप चले गए एज अ पार्ट परफॉर्मेंस, अब जो बी है वो आपको रोक नहीं सकते, कि आपको बाहर नहीं निकाल सकते इस चीज के। ठीक है, आप बढ़िया, उसके बाद जब भी आपकी रजिस्ट्री की फाइनल हुई थी डेट, आप 15 लाख रुपए और दो और रजिस्ट्री करो और बस हो जाओ आपकी, वो फिर क्या होगी, प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। इस सेक्शन में एक प्रोवाइजो दिया गया है, और वो क्या बात करता है कि अगर मान लो कि बी ने घर बेच ही दिया था इस सी को 60 लाख रुपीस में, बेच ही दिया, और अब ये सी पर्सन भागता भागता कहां पर आ गया, ए के पास आ गया कि जनाब ये तो घर मेरा है, मैंने 60 लाख रुपए में खरीदा है, आप कहां से यहाँ पे? ठीक है, अब ये जो 53 ए सेक्शन सी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता आपको, कि आप सी को भी बोलो कि मेरे मेरे ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर, ये 60 लाख रुपए मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास सेक्शन 53 ए के अंडर प्रोटेक्शन मिली हुई है। आपको इस पर्सन के लिए कोई आपको प्रोटेक्शन इस सेक्शन में नहीं दी गई। ठीक है, क्योंकि उस पर्सन की भी क्या गलती, अगर उस पर्सन को पता ही नहीं था कि ये जो घर है वो किस इसने बी ने पहले से ही बेच दिया है, उनकी भी क्या गलती होगी? तो इनके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिली। आपको प्रोटेक्शन किसके खिलाफ मिली है यहाँ पे? वो मिली है आपको एक इसके ही खिलाफ, किसके? वन सेकेंड, हाँ जी, ये प्रोटेक्शन आपको मिली है हमारे बी के खिलाफ। राइट, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन 53 ए बात करता है। नेक्स्ट आ जाइए, अ गिफ्ट टू टू और मोर डोनीज ऑफ विच वन डज नॉट एक्सेप्ट इट इज void as to interest which he have taken had he accepted, valid as to interest which he would have taken had he accepted, voidable at the option of donor, or valid at the option of heir। यहाँ पर बात की क्या की गई, कि अगर किसी ने गिफ्ट दिया है ऑफ टू और मोर डोनीज को, देखिए जो गिफ्ट देता है उसको डोनर कहा जाता है, और जो गिफ्ट लेता है उसको डोनी कहा जाता है। तो अगर ए पर्सन बी, जो बी सी डी, यहाँ पे बहुत लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन बी ने ये गिफ्ट लेने से मना कर दिया, एक डोनी ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया, तो अब क्या होगा, ये जो गिफ्ट है वो क्या होगा, void होगा एज इंटरेस्ट टू विच ही हैव टेकन हैड ही एक्सेप्टेड, या फिर बी सी डी? चलिए मुझे इसका आंसर बताइए, उसके बाद में मैं आपको प्रॉपर इसका आंसर एनालाइज करवाती हूँ। चलिए, जो इसका आंसर है वो ए ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, कि जिस भी पर्सन ने वो गिफ्ट जो है डोनी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, वो वॉइड बन जाएगा उसका इंटरेस्ट से ही। मतलब अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो वो कोई इंटरेस्ट गेन करता, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा वही इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। राइट, और ये बात कहां पर हुई है, सेक्शन 125 में बात की गई है, गिफ्ट टू सेवरल ऑफ whom वन डज नॉट एक्सेप्ट, कि आप बहुत ज्यादा लोगों को गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उनमें से एक ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द चूजिंग बिटवीन टू राइट्स वेयर देयर इज अ क्लियर इंटेंशन दैट बोथ वर नॉट इंटेंडेड टू बी इंजॉयड इज नोन एज, डॉक्ट्राइन आ गई यहाँ पे, कि देखिए क्या है ये बात किया हुआ, कि आपको चूज करना पड़ रहा है दो चीजों में, और दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि आप में, आपके पास भी उसमें से बर्डन आ जाएगा चीज में। ठीक है, इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे पहले मुझे, क्योंकि अगर मैंने बता दिया इसके एनालाइज, आपको एक्सप्लेनेशन करवा दी, तो क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा फिर आंसर, फिर वो मैं आपको बताना नहीं चाहती। ठीक है, तो बताइए मुझे, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडिस, जल्दी से, मतलब 1 मिनट का टाइम आई विल गिव यू, उसके बाद में इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, किस में किसके रिगार्डिंग बात करता है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे? चलिए मुझे बात कीजिए, बताइए।
लिस पेंडिस हमने देख लिया, जो पिटिशन है वो क्या है, पेंडिंग है। इलेक्शन हमने देख लिया, ठीक है, इलेक्शन अभी हमने नहीं देखा। पार्ट परफॉर्मेंस हमने देख लिया, एस्टॉपल आपको मैंने बताया था। तो बस अभी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्शन, दैट इज बी ऑप्शन। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन होती क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन होती है कि अगर कोई भी पर्सन, ए पर्सन आपको कोई प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको क्या कह रहे हैं कि बी भैया जो आपकी मुंबई में प्रॉपर्टी है ना, वो आपको सी को देनी पड़ेगी, तभी मैं ये अपनी दिल्ली वाली प्रॉपर्टी आपको दूंगा। ठीक है, यहां पर ये बात हो गई। ए ने क्या कहा कि देखिए मेरे पास दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है, मैं आपको देता हूं, लेकिन आपको जो अपनी मुंबई वाली प्रॉपर्टी है वो सी को देनी पड़ेगी। मतलब आपके पास कोई राइट तो आया, लेकिन उसके साथ बर्डन भी आ गया। ठीक है, सिर्फ राइट ही नहीं आया, सिर्फ बर्डन भी आ गया कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी किसको देनी पड़ेगी, सी को देनी पड़ेगी। राइट, तो ये क्या होता है, यही डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है। अब या फिर तो आप क्या करो, या फिर तो आप उनकी बात मान लो कि ठीक है, आपको मतलब मानो कि सोचो कि आपको दिल्ली वाली प्रॉपर्टी बहुत ही शिद्दत से चाहिए थी, तो आपने क्या किया, ठीक है कि मैं आपकी दिल्ली वाली प्रॉपर्टी ले लेता हूं, तो आपको देनी ही पड़ेगी अपनी मुंबई वाली प्रॉपर्टी टू सी। या फिर तो आप इस ऑफर को एक्सेप्ट ही ना करो, या फिर आप बोलो कि नहीं भैया ये नहीं हो सकता, मैं अपनी मुंबई वाली प्रॉपर्टी सी को नहीं दे सकता। ठीक है, तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की बात की गई है यहाँ पे। इलेक्शन, अब थोड़ा सा इसको ऐसे प्रैक्टिकली भी समझो, इलेक्शन में भी क्या है, एक तरह से हम पे बर्डन ही आता है ना। हमको राइट तो मिल रहा है कि हाँ हमको एक गवर्नमेंट मिल रही है, लेकिन एक बर्डन वो चीज का क्या है कि पता नहीं हमें, हमारे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो हम वोट दे रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट है वो उस तरह से काम करेगी भी कि नहीं करेगी। एक तरह से ये राइट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही सही सा राइट मिला गया है, आपके पास बर्डन है ही है। तो यहाँ पर इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन ये बात करती है। राइट, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला जाता है, व्हेन अ सेम डीड कंटेन्स अ क्लॉज ऑफ ट्रांसफर अलोंग विद एन ऑब्लिगेशन, आपके पास कोई ऑब्लिगेशन भी आ गई, तो उस डॉक्ट्राइन को इलेक्शन कहा जाता है। द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इज दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन, कि जो भी बेनिफिट ले रहा है उसको बर्डन भी लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बेनिफिट उठाते रह जाओ और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं लगता, ऐसी बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेक्शन इस बारे में बात करता है। तो आई होप ये जो हमने सारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़े, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने इतने अच्छे से डॉक्ट्राइन्स अपनी कवर कर ली है ना, लिस पेंडिस कह लो, इलेक्शन कह लो, पार्ट परफॉर्मेंस कह लो, गिफ्ट हमने देखा है। ठीक है, बहुत चीजें हमने देखी जो टीपीए में काम आती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, और ये जो एक्ट है वो आपको नॉर्मल सिनेरियो में ही नहीं, मतलब सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं, बट जो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। राइट, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और आप नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।